मैंने शोभा यादव जी से कहा, ये जानी मानी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये किस पार्टी में हैं नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जब जब ऐसे इशू हुए तो मेरी इनसे वार्तालाप हुई। तो मैंने इनसे कहा कि आप, मुझे यहाँ के रांची के बारे में नहीं पता है, मुझे किसी भी तरीके से रूपेश पांडे के घर जाना है। तब मैंने अपने साथी जो बनारस से LLM करके आए हैं, ओम यादव जी, जो पूरे देश में मेरे कोऑर्डिनेशन के प्रोग्राम हैं, मेरे और हमारी टीम के प्रोग्राम देखते हैं, मैंने उनसे कहा यार 10,000 रुपये मुझे कहीं से ला के दो। तब उन्होंने अपने ATM कार्ड से, जो आदमी रोज़गार नहीं करता उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, और ये बात मैंने गुपचुप जाके बताई और उनकी माँ को दिया, और मैं जो कर सकता था करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि मुझे यहाँ जब गया तो उनकी माँ से मिला, उनकी दादी से मिला, उस घर की हालत देख के मुझे लगता था यार हिंदू होना पाप है क्या? ये हजारों हिंदू नेता, ये मंदिरों पे मुकुट चढ़ाने वाले, सोना चढ़ाने वाले, ये अमेरिका लंदन में अपने बच्चों को भेजने वाले, ये कितने बेहया और बेशरम लोग हैं यार। ये इंतजार करते हैं कि हमारे बेटे बेटी के साथ होगा तब हम जो है तूफान उठा देंगे। उसके घर की हालत देख के लगता था कि यार इस घर में कोई आदमी कैसे रह सकता है? एक कमरे का मकान जिसमें दरवाजे नहीं। उसकी दादी बता रही है कि वो माँ बता रही है कि पड़ोस में मुसलमान रोज धमकियां देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, गुस्सा है। उस वक्त भी मैंने कहा, इस देश में केंद्र की सरकार की एक नेता जो झारखंड से थी, मंत्री भी थी शायद, वो वहां 2 दिन पहले आई। मैंने पूछा उनसे, भाई कोई आया नहीं यहां? उन्होंने कहा एक नेता आई थी, मंत्री थी, सरकार की तरफ से आई थी। मैंने उन्होंने कुछ किया? बोली जब वो यहां से गई तो हमारे परिवार के खिलाफ 2 केस और लग गए। क्या कहूं उनके लिए, क्या कहूं उनके लिए? ये सुबह शाम उल्टे रेजर से दाढ़ी बना करके तैयार रहते हैं नेता, नीली पीली बंडियां पहन के। इनको शर्म नहीं आती? आप ही से वोट लेते हैं और आप ही के वोट के बाद में इनकी आत्मा इतनी मर जाती है, इनको इतने काम पड़ जाते हैं कि रूपेश पांडे के घर जाने से पार्टी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। भाड़ में गई पार्टी। ये बेगैरती इसलिए है कि आप जैसे लोग सवाल नहीं पूछते हैं। उनके यहां अगर एक घटना घटती है गाजियाबाद में, तो UNO के अंदर प्रधानमंत्री एक लंदन के किसी होटल में थे, उसके बाहर प्रदर्शन कर दिया। हम तो पहले ये देखेंगे ये जाति किसका है, फिर हमें इससे कितना फायदा होगा, फोटो छुपकाने से कितने वोट मिलेंगे तो नेताजी तस्वीर खिंचाएंगे। हम इतने स्वार्थी और मक्कार लोग हैं, ये हमको मानना चाहिए। हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। सत्ताएं बदलना बहुत बड़ा काम नहीं है, सत्ताओं में रह करके राष्ट्र की परंपराएं, मान्यताओं, सरोकारों को बचाए रखना बड़ा काम है। इसलिए देश चलाने के लिए सरकार होती है, राष्ट्र को समाज चलाता है। आपके यहां तो मैं दिन में 50 ऐसे मैसेज देखता हूं, फला मंदिर पे कब्जा हो गया, पुष्पेन जी कुछ कहिए। मैंने कहा मेरे बोलने से कब्जा हटता हो तो मैं यहीं से बोल देता हूं। लेकिन कोई खुद अपनी भूमिका तय नहीं कर रहा। वो कहते हैं वो करेंगे वो करेंगे, अरे छोड़ो, भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं। इसलिए राष्ट्र मेरी मान्यताओं से, आस्थाओं से, परंपराओं से चलता है, सरकार के संविधान से नहीं चलता। और आज हम इतने नीचे गिर गए हैं कि सनातनी हिंदू समाज का जो सबसे शीर्ष, जिसे आप शंकराचार्य कहते हैं, आज एक शंकराचार्य को विदेशी महिला दिल्ली से फोन करके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करती है उसके नंबर 2 के पैसे के कारण, और रात में 1 बजे आपके शंकराचार्य को घसीटते हुए 85 साल के उस बुजुर्ग को जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो शंकराचार्य, जो सनातनी बेटियां बेटे चले गए थे उनको घर वापसी कर रहा था, और दिल्ली में उस विदेशी महिला को ये बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं था। 85 साल का हमारे शास्त्रों का ज्ञानी, सबसे बड़ी पीठ का आदमी, उस शंकराचार्य को घसीटते हुए रात में बंद कर दिया गया, उस पर बलात्कार का आरोप लगाया। वो किस दिन उनकी मृत्यु हो गई, इस बेहया
बेशरम बेगैरत सनातनी समाज को पता नहीं है। कौन चिंता करेगा आपकी? आपको लगता है कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। बहादुरों के पीछे दुनिया खड़ी होती है, कायरों के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। आपकी आत्मा बिक चुकी है, उसे 2 बार पूछिए कि हम जिंदा क्यों हैं। नंबर 2 का पैसा कमाने के लिए 5 बड़ी बिल्डिंग, 600 बिल्डिंग, ये मकान, ये गाड़ियां। कश्मीर के लोगों को भी ये गलतफहमी पैदा हो गई थी, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने उस एस्पेक्ट को देखा ही नहीं। आज जिनके 120 एकड़ के अंदर सेब के पेड़ थे, दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाट के सामने छोसे से उसके अंदर चुपचाप मुंह छुपा करके तंबाकू बेच रहे हैं। शर्म के मारे बता नहीं पा रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारी बेगैरती बेशर्मी यह है, हम इतने मक्कार लोग हैं कि हमारी आंखों के सामने 1990 हुआ, लेकिन हमको पता नहीं चला। इसको बताने के लिए एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी, तब हमने कहा अच्छा ऐसा हुआ था। आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम बेगैरत बेशरम लोग हैं। हम 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली का बिल माफ कर दो, हम किसी को भी वोट दे देते हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर नहीं झांकते हैं। हम बेटियों की रक्षा, मां की रक्षा, बीवी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम हर दिन जिंदा रहकर सुबह सोचते हैं कि चलो एक दिन कट गया, क्योंकि हम खोना नहीं चाहते। जिंदगी में याद रखिए, जो लोग खोने से डरते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और जिस समाज को मरने से डर लगता हो, जो समाज मरने का फन भूल गया हो, आप रखिए वो जिंदा नहीं रहते। भीड़ तो हमेशा होती है, भीड़ से कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने अंदर को, जमीर को, ये जीत गया, वो जीत गया, ये यादव को हटा दिया, उसको जिता दिया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन सनातनी हिंदू समाज ये तय करेगा कि मैंने वोट अपनी आस्थाओं, परंपराओं, बेटियों और मां बचाने के लिए दिया है, अपनी जाति के लिए नहीं दिया है, उस दिन देखिए कि दुनिया आपके पीछे घूमेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कई सालों तक होना है। दलालों को और जातिवादी नेताओं को, जो जात को यहां रख के घूम रहे हो, आपके लिए योद्धा कौन है यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपने कभी पूछा कि जो बॉर्डर पे गोली चला रहा है वो यादव है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है? पूछा कभी आपने? जो भारत की सेना में चला गया वो क्षत्रिय है, उसकी कोई जाति नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थी है, जो चुनौती के साथ खड़ा हुआ है, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी 370 बचा लेता है, वही पुरुषार्थी है। वही सब कुछ है, सारे तमके उसके, वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है। नाम से कुछ लगाने से नहीं क्षत्रिय होते भाई। बहुत क्षत्रिय देखे हमने, बहुत ब्राह्मण देखे, बहुत बनिया देखे, ये अगड़ा पिछड़ा सब देखा, कुछ नहीं होता। ये बांट दिया गया आपको, आप बढ़ गए। आप कोई काम से जाने जाते थे इस पागलपने में कि ये काम इन्फीरियर है। पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी पे पागलों का कब्जा है। पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी के अलावा फल मंडी पे उनका कब्जा है। आपका बेटा नाई नहीं बनेगा तो नाई तो वही बनेगा, वो पता नहीं बाल काटते काटते कब गर्दन काट दे आपकी, नहीं बनेगा। ये हीन भावना वाले प्रोफेशन है। हमें तो गवर्नर बनना है। आप बेरोजगारी को रोते हैं, उन्होंने अपने रोजगार का इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहीं कोई मोर्चा नहीं निकाला कि हम बेरोजगार हैं, मोदी को गाली दें, इसको गाली दें। उन्होंने एक पैरेलल इंतजाम कर लिया। 95 करोड़ लोग सब्जी खाते हैं, उन्होंने सब्जी की कीमत तय की। सब्जी की कीमत कोई MRP सरकार तय नहीं करती। उन्होंने 100 रुपए किलो प्याज बेची, दिल्ली की सरकार गिराती है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, ये युद्ध है जो दिख नहीं रहा आपको। हम उसको देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सामने हमारे नजर आता है, क्योंकि हम उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए अर्जुन को आंख नजर आती थी, हमको सिर्फ वो नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमने अपनी भूमिका तय की, न किसी पे एहसान किया, न कर रहे,
न हमने इसकी कभी शिकायत की, न हमने अपनी तकलीफ़ों की शिकायत की, न हमने अपने खुश होने न रोने की, न घर का न बाहर का रोना कभी नहीं रोया। हमने सोचा ये काम हम करें, कितनी ईमानदारी से कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। हम कठुआ जाके भी करते हैं, हम अखनूर जाके भी करते हैं, हम चेन्नई भी जाते हैं, केरल भी जाते हैं, अभी यहाँ से जाके मेरठ जाना है, उसके बाद कलबुर्गी जाना है कर्नाटक। ये सिलसिला जब तक शरीर में आखिरी सांस है होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।